और ये एक बहुत ही भारी भरकम बजट है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी बजट अब तक पेश हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है, इसकी ये राशि है, धनराशि, ये अब तक की सर्वाधिक सबसे बड़ी धनराशि है। बरेली की चमक बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट सिटी योजना थी, उसमें हमारा बरेली स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ और हम लोग स्वयं देख रहे हैं कि बरेली में पिछले वर्षों में लगातार स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत काम हो रहे हैं। बरेली का विकास हो रहा है, बरेली की चमक बढ़ रही है। कि बरेली में इतना बड़ा कुनबा होने के बाद भी बरेली के हाथ खाली, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, इसलिए वो कह रहे हैं और वो उस बजट को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। बात कर लेते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष बजट को लेकर के सरकार जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है और लगातार जो कह रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों का खेल जारी किया गया है, बजट पेश नहीं किया गया है। और साफ तौर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये निशाना साध रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है उसमें, आप क्या मानते हैं? नमस्कार, आदाब, मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज। आज हम बात करेंगे योगी सरकार के 2025-26 के बजट पर। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा सदन में आज बजट पेश किया। इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आस मोहम्मद, वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के सह मीडिया प्रभारी मनीष अग्रवाल हैं, जो कि ब्रज क्षेत्र के 19 जिलों का कार्यभार संभाल रहे हैं। जब भी कोई सरकार अपना बजट पेश करती है, उसको लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है, सवाल उठाता है। बरेली जनता की अपेक्षाएं और मांग थी कि बरेली एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, लेकिन बजट में इसको शामिल नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस सरकार का चौथा बजट पेश किया और ये बजट 8 लाख करोड़ से भी ऊपर की धनराशि का भारी भरकम बजट है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी बजट अब तक पेश हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है, इसकी ये राशि है, धनराशि, ये अब तक की सर्वाधिक सबसे बड़ी धनराशि है और ये एक बहुत ही भारी भरकम बजट है। हम लोग चूँकि बरेली की अगर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बरेली की जनता की अपेक्षाएं हैं और हमारी भाजपा की सरकार उन अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है। इसीलिए हम लोग लगातार जनता की सेवा करने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं और उसी क्रम में ये बजट आया है। जहाँ तक आपने 2 विषय कहे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैं ये कहना चाहूँगा और आप सभी भी जानते हैं कि बरेली में सिविल एयरपोर्ट आ चुका है और यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बरेली में सिविल एयरपोर्ट आया। देखिए, एयरपोर्ट आना एक अलग विषय है, लेकिन एयरपोर्ट का चलना ये एक दूसरा विषय है, क्योंकि जब तक उड़ानों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी और उड़ानों में यात्री नहीं होंगे, तब तक ये एयरपोर्ट को चलाना और उसको सरवाइव कर पाना एक आसान काम नहीं है। तो अभी बरेली में चूँकि सिविल एयरपोर्ट आ गया है और वो सिविल एयरपोर्ट चल रहा है, एक बार जब ये सिविल एयरपोर्ट सफलतापूर्वक चल जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या में यात्रीगण और उड़ानों की संख्या हो जाएगी, तो मुझे पूरी ही आशा है कि आगामी वर्षों में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आएगा और निश्चित ही यहाँ से देश से, अपने बरेली से विदेशों में, अन्य देशों में जाने की राह आसान हो जाएगी। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उसे नहीं मिला। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारी भाजपा की सरकार, योगी सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है। विश्वविद्यालयों के लिए बहुत अच्छी नीतियां ला रहे हैं। विश्वविद्यालयों को इस बजट में और पिछले बजटों में भी लगातार काफ़ी जो रकम है वो दी गई और उससे विश्वविद्यालय में बहुत काम हो रहे हैं। आज भी बजट में हम देख रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए
बहुत बड़ा बजट कई करोड़ का एलोकेट किया गया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये काम लगातार शिक्षा के बढ़ोतरी में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय भी लगातार तरक्की कर रहा है। जैसे आपने कहा कि आपकी सरकार लगातार जो है वो बरेली की अलग अलग उपेक्षाएं आपने गिनाई, जैसे कि क्या आप मानते हैं आप बरेली भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है? बरेली में 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। इतना बड़ा कुनबा है और इतनी बड़ी एक फहरिस्त है पूरी भारतीय जनता पार्टी की। बरेली मंडल जो कि राजधानी दिल्ली से ले लीजिए या लखनऊ से ले लीजिए, एक सेंटर माना जाता है। सेंटर के बाद में यहाँ सबसे पास में नैनीताल है और उत्तराखंड भी बिल्कुल मिला हुआ है। तो बरेली जो है वो मंडल के हिसाब से भी एक बहुत अहम रोल लगता है। भारतीय जनता पार्टी के इतनी बड़ी कुनबा होने के बाद भी बरेली को जो चाहिए था वो मिला या नहीं? देखिए इमरान भाई, बरेली बिल्कुल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो बरेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है। साथ ही बरेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमिश्नरी है। बरेली में हमारे बरेली के साथ साथ पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर जैसे महत्वपूर्ण ज़िले इस कमिश्नरी का हिस्सा हैं। और बात अगर करेंगे कि बरेली को क्या मिला, तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आप देखेंगे 2014 के बाद और ख़ास तौर से 2017 के बाद, तो बरेली लगातार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बरेली की चमक बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट सिटी योजना थी, उसमें हमारा बरेली स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ। और हम लोग स्वयं देख रहे हैं कि बरेली में पिछले वर्षों में लगातार स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत काम हो रहे हैं। बरेली का विकास हो रहा है, बरेली की चमक बढ़ रही है। और साथ ही साथ हमारा बरेली की अगर आप बात करें तो बरेली में जैसे बड़ा बाईपास, इतना बड़ा आज ये 31 किलोमीटर का बाईपास बन गया और उसे और बढ़ाया जा रहा है। बरेली से दिल्ली की, बरेली से लखनऊ की, हमारी भारत की राजधानी दिल्ली की, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी वास्तव में बहुत कम हो गई। पहले अगर हम कुछ 2014 से पहले की बात करेंगे तो दिल्ली जाने के लिए हमें पता ही नहीं है कि बरेली से निकले अपने वाहन से तो हमें 7 घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। यही हाल लखनऊ का था कि लखनऊ पहुंचने में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग जाते थे। लेकिन अगर अब हम बरेली से निकल रहे हैं, चाहे हम अपने निजी वाहन के द्वारा निकल रहे हैं या हम रोडवेज की बस से जा रहे हैं, तो अब पहले के मुकाबले आप देखिए हम लोग 4 घंटे में, 4.5 घंटे में, 5 घंटे में इतने दूरस्थ इलाकों में पहुंच जा रहे हैं। तो ये विकास की सबसे पहली निशानी है समय, क्योंकि आज के दौर में समय का बहुत बड़ा महत्व है और समय ही नहीं है किसी के पास। तो इतनी दूर सुगमता से हम जा रहे हैं, गड्ढा रहित सड़कें हुई हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज़ का निर्माण हुआ है और लगातार होता चला जा रहा है। तो बरेली के विकास के लिए, जहाँ तक आपने बात कही कि हमारी बरेली में 7 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे महापौर ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो डबल इंजन की सरकार में इतने सारे जनप्रतिनिधि हमारी बरेली की प्यारी सी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो वो इसीलिए दिए हैं क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं और लगातार हमारे समस्त जनप्रतिनिधि मिल करके बरेली के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी क्रम में हम लोग लगातार बरेली का विकास कर रहे हैं और वो विकास बरेली का दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने कहा लगातार बरेली का विकास दिखाई दे रहा है। बरेली में 2 मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी यूपी गवर्नमेंट में 2 मंत्री हैं, एक धर्मपाल जी हैं, दूसरे अरुण कुमार जी हैं। बरेली में 2 मंत्री होने के बाद भी इतने बड़े बजट में, जो आपने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, उस बजट में बरेली के लिए क्या दिया गया, ये विपक्ष का सवाल भी है। और विपक्ष सुबह से जिस टाइम से ये बजट पेश किया गया है तब से लगातार आरोप लगा रहा है कि बरेली में इतना बड़ा कुनबा होने के बाद भी बरेली के हाथ खाली, ये विपक्ष का कहना है।
देखिए, विपक्ष का काम है कहना, इसलिए वो कह रहे हैं और वो उस बजट को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 80 से ज़्यादा ज़िले हैं, उसमें से एक बरेली है। और अगर हम बजट को सामूहिक दृष्टि से देख रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट है। अब जैसे शिक्षा की आपने बात करी, तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट में 13% का इस बार हिस्सेदारी है। 13% यानी कि 2.25 लाख करोड़। तो ये 2.25 लाख करोड़ इस पूरे उत्तर प्रदेश में ही खर्च होंगे। निश्चित ही बरेली में भी उसका हिस्सा है। कृषि में इतना बड़ा बजट दिया है, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का बजट है। बहुत सारी योजनाएं हैं कृषि क्षेत्र में भी, तो निश्चित ही बरेली में भी उसका बजट है। तो जितना भी बजट ये 8 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने आज एलोकेट किया है, तो बरेली को भी उसकी पूरी हिस्सेदारी मिलेगी और उस हिस्सेदारी से बरेली में विकास के कार्य होंगे, ये हमें पूरी आशा है। जैसे आपने कहा कि बरेली के लिए लगातार मतलब जो इतना बड़ा बजट हुआ है 2.25 करोड़ रुपए का, आपने बताया कि शिक्षा के लिए बरेली के लिए भी उसमें हिस्सेदारी रहेगी। आपने कहा भी किसानों के लिए, जैसे आपने कहा किसानों के लिए सरकार ने बड़ा योगदान मतलब बड़ा अहम रोल रहा है सरकार का। मैं ये कहता हूँ जब से सरकार यानी कि 2014 से 3 बार सेंट्रल में, तीसरी बार मोदी सरकार है, दूसरी बार योगी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद भी हमेशा ये कहा गया है कि किसानों की आय दुगनी होगी। क्या आपको लगता है इस बार बजट में किसानों की आय दुगनी की गई है? देखिए, किसानों की आय, सरकार लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में किसानों की प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो ये मेरे हाथ में आज का बजट ही है। तो अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 3 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए अब तक किसान सम्मान निधि में बांटे जा चुके, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, कोई बिचौलिए बीच में नहीं है। और इस कमीशन प्रथा को हमारी इस सरकार ने बंद किया है, तो ये किसानों के खाते में सीधे जा रहे हैं। अब जैसे सोलर पंप, ऐसे पंप जिनके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और सोलर द्वारा वो पंप चलेंगे, तो ऐसे पंप के लिए आज बजट में 509 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं देख पा रहा हूँ कि कृषि क्षेत्र में कौशल विकास, कैसे उन्नत फसलें और उन्नत हों, कैसे सिंचाई हो, कैसे नई पौध तैयार हो, इसके लिए हमारे कृषकों को और ज़्यादा कौशल उनका विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और साथ में एक यूपी एग्रीज योजना लाई गई है, उसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो ऐसे हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के लिए ही है, जिससे किसानों के खर्चे कम से कम हो और किसानों की फसल बिचौलियों से रहित होकर, दलालों से दूर जाकर और सीधे मार्केट में किसानों की फसल आए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों की आय लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो ये दुगनी वाली परिकल्पना है, ये बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस टारगेट को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आस मोहम्मद साहब भी हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे और वो भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल करने के लिए। तो मेरा सीधा सवाल रहेगा आपसे, जैसा कि दिल्ली में जो है पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वहाँ पर शिक्षा नीति पर एक अच्छे तरीके से काम किया गया। अब वो कितना अच्छा था, हालांकि वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी है। तो ऐसे में शिक्षा नीति पर जो काम किया गया और सरकारी स्कूलों का, जो सरकारी स्कूल हैं उनके स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जनता ने भी ये माना। तो उस नीति को देखते हुए यूपी में सरकारी स्कूलों की दशा दिशा और स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ जो है अस्पताल हैं सरकारी, उनको जो है सुधारने के प्रयास में क्या कुछ इस बजट में शामिल किया गया है और बरेली को उन नई योजनाओं से क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, अस्पतालों की अभी आपने बात करी, तो मैं एक बहुत ही अद्भुत जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, ये आज के बजट में प्रावधान है, और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय,
और साथ में वाराणसी में राष्ट्रीय होम्योपैथी विश्वविद्यालय, ये हमें इस बजट में एलोकेट किए गया है इसके लिए बजट, और ये तीनों का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से पूर्ण होगा। साथ ही जनपदीय जो चिकित्सालय हैं हमारे, उसमें पीपीपी मोड में सभी चिकित्सालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में सीटी स्कैन की निःशुल्क सुविधा, ऐसी एक व्यवस्था इसके लिए आज करी गई है। तो ये अस्पतालों में अगर हम देखेंगे तो पिछले सालों की अपेक्षा समय से ओपीडी हो रही है, समय से डॉक्टर, अब हम प्रबंधन की तरफ आते हैं तो प्रबंधन इस सरकार का इतना अच्छा है कि डॉक्टर सब समय से बैठ रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बहुत बड़ी तरीके से बढ़ाई गई है, साथ ही निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपने अभी बात करी शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए बजट में 13% का प्रावधान है। 13% का मतलब है 2.25 लाख करोड़। 2.25 लाख करोड़ एक बहुत भारी भरकम राशि है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि विश्वविद्यालयों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए बहुत बड़ा बजट है, शिक्षा में कैसे और सुधार किए जाएं। साथ ही जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्चतर विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें डिजिटल क्लासरूम, इनके लिए बजट में व्यवस्था की गई है। और जो हमारी सरकारी राजकीय पॉलिटेक्निक्स हैं, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस, उनको बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हो। अब अगर हम आते हैं, आप थोड़ा सा अंतर देखिए 2017 से पहले का समय और 2017 के बाद अब हम 2024 में हैं। निश्चित ही ये जो हमारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। और पहले एक 5 साल का टर्म पूरा हो चुका है और दूसरी सरकार में भी लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। तो 7 वर्षों से ये जो सरकार है, और उससे पहले का जो समय था, उस समय में और इस समय में अंतर साफ दिखाई दे रहा है, परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है, सुधार साफ दिखाई दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी और चिकित्सा के भी क्षेत्र में। हम अगर बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों की, बेसिक विद्यालयों की, तो पहले एक आम सी शिकायत थी कि बेसिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, शिक्षक बहुत कम संख्या में पहुंचते हैं, शिक्षक कम समय के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह की शिकायतों को उनका मॉडर्नाइजेशन कर वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस शिक्षकों के लिए और जो प्रणाली बनाई गई है प्रबंधन के द्वारा, तो उसके द्वारा हम देखेंगे कि शिक्षक समय से पहुंचते हैं, समस्त विद्यालय पूरे समय के लिए खुलते हैं, बेहतर से बेहतर स्कूल ड्रेस, पाठ्यक्रम और मिड डे मील में भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, जिससे बच्चे वहाँ पे आएँ। तो अब हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में छात्राओं की संख्या भी विद्यालयों में बढ़ी है, उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है। और जैसे जैसे सरकार आगे काम कर रही है, वैसे वैसे चिकित्सा और शिक्षा दोनों में ही ज़बरदस्त सुधार हो रहे हैं। लगातार ये देखा जाता है कि विपक्ष भी हमला करता है कि नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर के युवाओं के लिए रोज़गार की जो नई नीतियां हैं, उसमें कितना बजट जोड़ा गया है और क्या बरेली में वो नई नीतियां लागू होंगी जिससे युवाओं को कुछ फ़ायदा मिल सके? हाँ, बिल्कुल लागू होंगी, क्योंकि बरेली हमारा उत्तर प्रदेश का ही ज़िला है और जो भी नीति उत्तर प्रदेश के लिए लागू हुई है और उस योजना का लाभ हमारे बरेली वासियों को अवश्य मिलेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो रोज़गार में आप एहसास करिए, और रोज़गार में बहुत वृद्धि हुई है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, उद्यमों का विकास हो रहा है, इंडस्ट्री और साथ में जो हमारे व्यापार हैं उसका बहुत विकास हो रहा है। अगर हम बरेली की बात करेंगे तो आप बरेली में प्राइवेट उद्योगों की बात करिए तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, बहेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पे फरीदपुर के पास जो रजऊ आदि ग्राम हैं, उन गाँव में भी जो औद्योगिक क्षेत्र है, अगर आप थोड़ा सा
ध्यान दें और वहाँ पर आप निगाह दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि पिछले 5-7 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे यहाँ जो उद्यम है, इंडस्ट्री हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और वो पॉजिटिव वृद्धि है। और उसमें अब जैसे एक आप देखिए प्लाईवुड, हम अगर प्लाईवुड की बात करेंगे तो बरेली उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड का हब बनकर निकला है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पिछले सालों में प्लाईवुड की इंडस्ट्री स्थापित हुई हैं और एक एक इंडस्ट्री में कई कई लोगों को, मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में कामगारों को रोज़गार मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हज़ारों लाखों लोगों को तो बरेली में ही नया रोज़गार मिला। तो ये हो पाया है हमारे योगी जी की, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गुंडा राज ख़त्म हुआ है। और आप देखिए ना, अगर हम बात करेंगे पुलिस के, आप रिकॉर्ड देखिए, हमारे यहाँ अपहरण, लूट, हत्या, इस तरह की घटनाओं में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। पहले तो लोग रात को निकल नहीं पाते थे। हम लोग जो हाईवे हैं उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे, तो उसमें जब शाम अंधेरे के बाद निकलते थे गाड़ी से, अपने निजी वाहन से, तो कानबाए लगता था कि भाई पुलिस मिलती थी और गाड़ियां क्रम से जाएंगी, समूह में जाएंगी, पुलिस उनको एस्कॉर्ट करते हुए ले जाएगी, क्योंकि भाई आगे लूट का खतरा है। लेकिन अब तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचा और जितने भी हाईवे और स्टेट हाईवे हैं उस पर हम 24 घंटे बिंदास चल सकते हैं, कहीं पर भी हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये हमारी कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुई है, तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। मानते हैं सरकार ने जो है पिछले कार्यकाल में काफ़ी सारा बजट भी दिया, काफ़ी सारे आंकड़े गिनाए गए और लगातार वो चल भी रही हैं सारी चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल की डेट में हम बात करें, आज जो बजट पेश हुआ है उस पर अगर हम बात करें तो उसमें क्या कुछ दिया गया है? ये तो आपने पहले की बातें हमें बताई हैं कि सरकार ने ये प्रयास किए तो उसका जो है उद्यम क्षेत्र में बढ़ रहा है। लेकिन अभी ये बात जो सरकार है लगातार दावा कर रही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन बरेली से किस तरीके से उसे जोड़ा जाए? बरेली से क्या जोड़ा गया है उसमें? उसके लिए कोई बजट दिया गया है जिससे कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको मजबूती मिले? देखिए, योगी सरकार व्यापार और उद्योगों के लिए सदैव तत्पर है और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए, उनको आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ उद्योगों के लिए एक बोर्ड की स्थापना करी गई है और उसमें हमारे और आपके बीच में से ही लोग हैं जो उस बोर्ड को संभाल रहे हैं और हम लोग उनके लिए इजी अप्रोचेबल हैं। साथ ही जैसा कि हमारी सरकार काम कर रही है उद्योगों के लिए और उद्योगों के लिए कि उनको कोई दिक्कत ना आए उद्योग लगाने में और चलाने में। पहले लाइसेंस जो किसी भी चीज़ का लेना होता था उसके लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया से उद्योगपतियों को गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम जारी किया गया है और एक दिन 24 घंटे के अंदर भी लाइसेंस जारी करने की प्रणाली लाई गई है। ये सिर्फ इसीलिए लाया गया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के फेवर में माहौल बने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करें, व्यापार स्थापित करें और उनको अपना व्यापार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके लिए योगी सरकार दिन प्रतिदिन लगातार अपने कदम उठा रही है और जो हमारी 1 ट्रिलियन का लक्ष्य है, इसी प्रकार उद्योगों के साथ दोस्ती और मित्रतापूर्ण व्यवहार करके ही वो लक्ष्य जल्द प्राप्त होगा। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जब औद्योगिक क्षेत्र की बात चल रही है तो इसमें बरेली के जो प्रमुख उद्योग हैं वो क्या क्या हैं और उसके लिए इस बजट में क्या कुछ सरकार ने किया है? जैसे बरेली का मैंने आपको उद्योग बताया कि इस समय बरेली का जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो कहीं ना कहीं प्लाईवुड है। अगर हम अभी बात करें उद्योगों की तो जैसा कि बजट में अभी हम देख रहे थे कि श्रमिकों की बात करें, किसी भी उद्योग के लिए श्रमिक और कामगार बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सरकार श्रमिकों के लिए श्रमिक अड्डे बना रही है और क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान था नहीं और श्रमिकों के लिए कोई जगह नहीं बनी हुई थी, तो सभी ज़िलों में उसमें बरेली भी शामिल है। श्रमिक अड्डे बनेंगे
और उन श्रमिक अड्डों में श्रमिकों के लिए बैठने के लिए, आराम करने के लिए उनके पेयजल, कैंटीन, शौचालय, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था वहाँ करी जाएगी। तो निश्चित रूप से जब श्रमिक हमारे प्रसन्न होंगे, मजबूत होंगे, तभी उद्योग अच्छे रहेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि सभी ज़िलों में सरकार ने अच्छा बजट दिया है। 8 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट है। तो ऐसा नहीं है कि वो बरेली के लिए अलग से, सभी ज़िलों के लिए बजट है। हमारा बरेली उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण मंडल और ज़िला है, तो हमारे लिए भी उस बजट में हिस्सा है। जैसा कि सरकार ने बजट पेश किया है, और मथुरा में एक छोटा सा एक मुद्दा ले लेते हैं कि मथुरा में जो है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के जो बजट दिया है, पर्टिकुलर बजट दिया गया है उसके नाम से, तो स्पेसिफिक यहाँ बरेली के लिए क्या दिया गया है, हम वो आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली के लिए भी इस 8 लाख करोड़ के बजट में पूरी हिस्सेदारी है। कितनी, क्या हिस्सेदारी है, वही हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हिस्सेदारी है इस बजट में, क्या मतलब स्पेसिफिक कोई एक नाम बता दीजिएगा। नहीं, बरेली के लिए हिस्सेदारी है, शिक्षा में हिस्सेदारी है, कितना बजट, स्वास्थ्य में हिस्सेदारी है, कृषि में हिस्सेदारी है, सभी में हमारे लिए, पुलिस प्रशासन के लिए हिस्सेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई लाख करोड़ का बजट दिया है, उसमें भी हिस्सेदारी है। आज हम पढ़ रहे थे कि बरेली से गोरखपुर के लिए 8 लेन का एक नया हाईवे बन रहा है। तो उसके अलावा जैसे अभी पुरानी योजना चल रही है, उसमें भी बजट और आया है, गंगा एक्सप्रेस वे, वो भी हमारे बरेली के करीब से निकल रहा है, जहाँ से मेरठ और यहाँ इलाहाबाद पहुँचने में हम लोगों को सुगमता हासिल होगी। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत हो जाएगा, हमारे रोड अच्छे हो जाएंगे, उतना ही आवागमन का साधन हम लोगों का सुगम हो जाएगा। और जितना आवागमन का साधन सुगम होगा, निश्चित रूप से हमारे बरेली के व्यापार का विकास और होगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। तो विपक्ष बजट को लेकर के सरकार जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है, और लगातार जो कह रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों का खेल जारी किया गया है, ये बजट पेश नहीं किया गया है। और साफ तौर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये निशाना साध रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है उसमें, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है। देखिए, आंकड़े सामने हैं, और इस बजट को समझने के लिए किसी अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। ये बजट एक आम आदमी का बजट है। सीधे सीधे इसमें बताया गया है कि 8 लाख करोड़ का बजट है, 13% की हिस्सेदारी इसमें शिक्षा के क्षेत्र में है, और इसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी कृषि के लिए है। बजट मेरे हाथ में है इस समय, और एक बड़ी हिस्सेदारी इसमें अस्पतालों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। अब जैसे एक विषय इसमें है कि हमारे यहाँ बहुत सारे नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाया जाएगा, और उनके लिए प्रति नगर निकाय, उन चुनिंदा नगर निकायों के लिए 2.5 करोड़ रुपए धनराशि चिन्हित करी गई है। तो निश्चित सी बात है कि इस वर्ष उन सभी चिन्हित नगर निकायों में 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे, जो हमें और आपको सबको दिखाई देंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, ये श्रमिक अड्डे बनेंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बनेंगे तो दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। तो कितनी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। इसलिए विपक्ष का काम बोलने का है, उनको बोलने दीजिए। हम लोग विकास की राह पे आगे बढ़ गए हैं। जो हमारा बजट है उसे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता देख रही है और उसकी प्रशंसा कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं बजट से अलग हटकर कई मुद्दों पर। जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जो है हमलावर होते रहते हैं योगी सरकार पर। तो अभी महाकुंभ का भव्य आयोजन भी हुआ, इसमें कई हज़ार करोड़ का बजट लगाया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है। तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ों की बात करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी के आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं कि आज की डेट में इतने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। लेकिन भगदड़ जो हुई, उसमें मौतें जो हुई, उसको लेकर के उनका कहना है कि अभी तक वो आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो क्या वजह रही है, क्या सरकार को आंकड़े नहीं देने चाहिए थे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। महाकुंभ का आयोजन है और आज लगभग 35 दिन बल्कि 40 दिन इस आयोजन को चलते हुए हो गए हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन ये आयोजन पूर्ण होगा। और बेशक इस बार ये आयोजन राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ। इस महाकुंभ में अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु
माँ गंगा में संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ये 55 करोड़ श्रद्धालु हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ये श्रद्धालु हमारे पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं। और साथ ही हमारे जो भारतवासी विभिन्न देशों में भी रह रहे हैं, वो भी आस्था में माँ गंगा के प्रति आस्था प्रकट करते हुए भारत आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस योगी मोदी, देखिए ये एक बिल्कुल साइलेंट मैसेज है, और योगी मोदी जी का जो अरेंजमेंट है इस सरकार का, उसमें लोगों का विश्वास है। इसी वजह से आज 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में पहुँचे और अभी भी प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, कुंभ ख़त्म होने में भी कुछ दिन, एक सप्ताह का समय अभी बाकी है, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभ का जो आधिकारिक घोषित संतों द्वारा समय है वो 26 फरवरी है, लेकिन लगता है कि 26 फरवरी के बाद मार्च तक भी करोड़ों करोड़ श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि एक तो उनकी आस्था है और दूसरा उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास है। रही बात भगदड़ की, तो इतने बड़े आयोजन में ये एक हम मानते हैं कि दुखद घटनाक्रम रहा। और माघ पूर्णमासी जो सबसे बड़ा आयोजन था, जिस दिन 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने वहाँ स्नान किया, वहाँ अत्यधिक करोड़ों करोड़ की भीड़ एक साथ जमा हो जाने के कारण ये दुखद हादसा हो गया। और उसमें जैसा कि सूचना आई कि 30 श्रद्धालुओं की जो देहांत हुआ दर्दनाक, वो वास्तव में बहुत दुखद हुआ। और माननीय योगी जी ने उसके लिए दुख भी प्रकट किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और एक धनराशि भी जारी करी। तो लेकिन अखिलेश यादव इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 30 लोगों की मौत हुई है। उनका आंकड़ा 700-800 के पार जा रहा है, लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, आप लोग भी इतना बड़ा एक मीडिया का ये चैनल चला रहे हैं और हम बरेली वासी, उत्तर प्रदेश वासी इस चैनल को देख रहे हैं। अब ये तो कुंभ है, कुंभ में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह से वहाँ पे थी, और मीडिया में आप सभी स्वच्छंद हैं दिखाने के लिए। और मुझे लगता है जो तीसरी आंख की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सत्य है। और आज के दौर में, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, ऐसा कोई पल ऐसा नहीं है जो कैप्चर ना हो सके। तो मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस मजबूत दौर में कोई भी चीज़ को इतना छुपाया नहीं जा सकता। तो विपक्ष की जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से एक आखिरी सवाल जो है और आपसे करना चाहूँगा। इसमें अक्सर देखा जाता है कि चुनावी दौर शुरू होता है, तमाम पार्टी अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, घोषणाएं करती हैं, चुनावी वादे करती हैं जनता से। ऐसा ही एक वादा किया गया था बरेली में, मंत्री हैं धर्मपाल जी, उनके द्वारा चुनावी दौर में एक वादा दिया गया था जनता को कि आंवला को एक अलग जिला बनाया जाएगा, उसकी स्वीकृति के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में वो चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे वादे हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चली, अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात चली, रेलखंड को बनाने की मांग की जा रही है, तो वो भी नहीं हो पाए। तो ये चुनावी जो वादे होते हैं वो ज़मीनी धरातल पर क्यों पूरे नहीं हो पाते हैं? चुनावी वादे, देखिए, चुनावी वादे जो चुनाव के समय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी करके बताया कि हम क्या क्या काम करेंगे, बिल्कुल सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और मैनिफेस्टो के अनुसार ही, अब जैसे आज का ही उदाहरण लेते हैं। और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद जो उन्होंने पहला वायदा करा था कि 2500 रुपये प्रति माह जो चिन्हित महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे, तो 8 मार्च जो दिन आ रहा है, उस दिन 8 मार्च को आज उन्होंने पहली घोषणा कर दी कि चिन्हित महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाल दिए जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मैनिफेस्टो पर ही काम कर रही है और उस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रही बात बरेली में हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा नया जिला बनाने की, तो बिल्कुल ठीक बात है, और उनकी मंशा है, उनकी बिल्कुल मंशा है कि आंवला को एक नया जिला बना दिया जाए। और उसके लिए एक प्लानिंग भी उन्होंने तैयार की हुई है, और उस प्लानिंग को उन्होंने आगे प्रेजेंट भी किया हुआ है। तो ये विषय बजट के बाद भी हो सकता है, और मुझे पूरी आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी के मंत्रित्व काल में ही ये काम जरूर पूरा होगा और आंवला हमारे उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनेगा। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आस मोहम्मद।
और उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। सवालों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जनता के मुद्दों को लेके, विपक्षी मुद्दों को लेके। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है बरेली को लेके अगर हम बात करें। इसके बाद भी जैसे कि बरेली हमने कहा रबर फैक्ट्री जो जगह पड़ी है, डीसी वर्मा है विधायक मीरगंज से, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, मतलब खुद एक विधायक अपनी सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उस जगह पे एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए। जो इस बजट में मेन जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने इसकी मांग भी रखी और लगातार इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया डीसी वर्मा जी ने, और उसके बाद भी बरेली के हाथ निराशा मिली। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक रबड़ फैक्ट्री की ज़मीन की बात है तो जैसे कि जानकारी है अभी उसका मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है और सरकार भी उसमें काम कर रही है। और जहाँ तक एम्स की बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आवागमन के साधन बहुत ही सुगम हो चुके हैं। जो पहले दिल्ली 10 घंटे में पहुँचते थे, लखनऊ पहुँचते थे हम लोग देर से, अब दिल्ली और लखनऊ हम लोग 4 घंटे में, 4.5 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से एम्स की दूरी भी कम हो गई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बरेली में भी और राजकीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज या एम्स आता है तो ये बरेली और बरेली के आसपास हमारे ब्रज क्षेत्र के नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ये। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और बरेली के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को अति शीघ्र जल्द ही देखने को मिलेंगे। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और विपक्ष ने अभी एक सवाल, एक को शमीम सुल्तानी है जो महानगर अध्यक्ष हैं बरेली के, उन्होंने एक सवाल में एक शेर का भी जिक्र किया। जो शेर कहा उन्होंने कि इस बजट पे बिल्कुल सटीक बैठता है। उनको शेर कहने का अंदाज जो था वो ये था, तुम्हारी फाइलों में तो गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये सब झूठे हैं और ये सब वादे किताबी हैं। मगर फिर भी हम बरेली के लिए, आम जनता के लिए बजट कितना कारगर है, कितना सटीक है, कितना सही है। देखिए, आम जनता की जहाँ तक बात करेंगे तो आपने स्वयं कहा कि आम जनता का मतलब शिक्षा, आम जनता के लिए स्वास्थ्य, आम जनता के लिए सड़क, तो सभी के लिए बजट है। शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट आज आया है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा बजट आया है। मैंने पहले बताया आपको कि निःशुल्क सीटी स्कैन, जिला अस्पतालों का मॉडिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, हमारे शिक्षा में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी उच्चतर विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर डिजिटल क्लासरूम, हमारे जो राजकीय पॉलिटेक्निक्स हैं उसमें डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस। सड़क की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट आया है। तो सड़क, गांव की बात करें तो आदर्श स्मार्ट न्याय पंचायत। तो बजट हमारे लिए सभी विषयों पर है। और एक और विषय कि इस बार जीरो पॉवर्टी अभियान, इस पर बहुत जोर दिया है हमारे वित्त मंत्री जी ने कि जो हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उनकी आमदनी को 1.25 लाख रुपए साल तक पहुंचाना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो हमारे यहाँ बजट एलोकेट हुआ है और हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, तो ऐसे लोगों की जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको 1.25 लाख रुपए वार्षिक आय कम से कम शुरू हो जाए, यानी कि 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा। इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। साथ ही जो हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में 2 लाख से ज़्यादा अस्थायी पेरोल पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये कर दी गई है आज। तो इससे भी हमारे कामगारों पे बहुत असर पड़ेगा। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये जो गरीबी है, ये शब्द है, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए और किसी को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की परेशानी ना हो। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी तक हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के सह मीडिया प्रभारी मनीष अग्रवाल और हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद। आज हम लोगों ने बजट के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की। ऐसे ही ताज़ा तरीन मुद्दों को देखने के लिए देखते रहें नाप तो न्यूज़।